डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार सिंह आज आपको एक नया काम करने जा रहे हैं। 2022 में यूपी कैडेट एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं कुछ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के, जो स्टूडेंट के स्मृति के आधार पर तैयार किए गए। वहाँ जो लोग अपीयर हुए थे उन्होंने क्वेश्चंस बताए हमें, उनकी स्मृति के अनुसार हम कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आज आपके लिए कराएंगे आस्था कोचिंग के थ्रू, जिसमें आपका एक पूरा कोर्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवाइज हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो और टॉपिक तो आप समझते होंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2022 का है। ये आपका ठोस ज्यामिति का क्वेश्चन है। ठोस ज्यामिति का क्वेश्चन है, बराबर व्यास तथा ऊंचाई वाले शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात होगा। बराबर व्यास तथा ऊंचाई वाले शंकु के तथा बेलन के आयतन का अनुपात होगा। बेलन आपको हमने क्लास में आप वीडियो भी देख सकते हैं, बताया है कि आपका बेलन किस तरह की आकृति होती है। पीछे चलते हैं। बेलन आपकी आप जानते हैं बेलन इस तरह की आकृति होती है। देखिए, और बेलन के आयतन की बात हो रही है तो बेलन का आयतन होता है, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। बेलन सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई आपका 22/7 है और 3.14। आर बेलन के आधार की त्रिज्या है और यच जो है ऊंचाई है। शंकु आपका इस तरह की फिगर होती है। शंकु का आधार भी वृत्तीय होता है और इसकी त्रिज्या जो है आर अगर है और इसकी ऊंचाई एच है, तो ये 1/3 होता है, 1/3 होता है बेलन का। बेलन का 1/3 होता है। तो शंकु का कोण का आपका आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर व्यास तथा ऊंचाई वाले शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इसको अगर हम ना भी सॉल्व करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, शंकु का आयतन बटे सिलेंडर का आयतन, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। शंकु का आयतन आप जानते हैं, ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हैं कि व्यास की बात हो रही है, दोनों के व्यास बराबर है। तो व्यास अगर आप 2r माने तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। बेलन का और शंकु का दोनों का वृत्त का त्रिज्या r है और बेलन की ऊंचाई h। बेलन की ऊंचाई h है और शंकु की भी h। तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो आपका इस फार्मूले में आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का और सिलेंडर का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आपका जब r और h बराबर है तो ये कट जाएगा और इनका अनुपात जो हो जाएगा नीचे ही आएगा तो 1/3। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। 1/3 और इस उत्तर जो आपका होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा 1/3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम चलते हैं, बाहर आ जाते हैं यहां से और आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, यदि एक श्रेणी का nवां पद 2n+1, एक श्रेणी का nवां पद जो है, एक श्रेणी का nवां पद आपका है 2n+1। एक श्रेणी का nवां पद है 2+1, 2n+1। तो इस श्रेणी का तीसरा पद निकालना है।
ये जनरल फार्मूला है, ये न समांतर श्रेणी है न गुणोत्तर श्रेणी, एक जनरल समांतर श्रेणी भी ले सकते हैं। इसका nवां पद दिया हुआ है 2n + 1, ये आपको दिया है nवां पद, nवां पद दिया है। nवां पद को हम tn भी कह सकते हैं, 2n + 1। ये कोई श्रेणी है, श्रेणी आप जानते हैं जो एक नियम से चलती है, समांतर श्रेणी जैसे है, आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है। तो इसका nवां पद दिया है, यदि श्रेणी 1 का nवां पद 2n + 1 दिया है तो श्रेणी का तीसरा पद होगा, तीसरा पद, तो n का मान यहाँ 3 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर n का मान 3 रखेंगे और यहाँ n का मान 3 रख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 + 1, ये आपका हो गया 2n + 1। और n तीसरा पद कह रहा है तो तीसरा n का मान 3 रखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और +1 7, तो इसका उत्तर होगा 7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर 7 होगा। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रेंस कोई हवा नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप श्रेणी पढ़ तो थोड़ा सा डाइवर्ट करके क्वेश्चन दे दिया है, यदि एक श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है तो श्रेणी का तीसरा पद होगा, तो nवां पद हमको दिया है, tn का मतलब nवां पद 2n + 1। अब इस n की जगह हम 3 रख दे रहे हैं, तो ये 2 3 6 + 1, 6 + 1 = 7। तो इस तरह हम आप आगे चल सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन है, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है। वर्गीकरण किया जाता है, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में हो गया है, वर्गीकरण पहले किया जाता है, पहले वर्गीकरण किया जाता है, पहले वर्गीकरण किया जाता है कि आपका सारणीयन किया जाता है। ये कह रहे हैं कि पहले वर्गीकरण किया जाता है कि सारणीयन किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन और सारणीयन का मतलब है टेबुलेशन। अब आपके पास डेटा कोई आती है तो टेबुलेशन तो श्रेणी बनाते हैं कौन कैसा है, लेकिन पहले वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण जैसे आप किसी गांव में डेटा लेने जा रहे हैं, अब गांव में फार्मर्स की आपको डेटा लेनी है, तो वर्गीकरण की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमको फार्मर की डेटा लेनी है, किसानों का आकलन करना है। अब गांव में किसान जो है अपने जो उनके पास कृषि क्षेत्र है, जो एरिया है, वो डिफरेंट टाइप का है। बहुत बड़े किसान होंगे, बहुत छोटे किसान होंगे और बीच के किसान होंगे। तो अगर आप किसी गांव की डेटा लेने जा रहे हैं, सांख्यिकी में आपने पढ़ा होगा कि जो आंकड़ों का आकलन किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक समष्टि का पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन, जबकि पूरे पॉपुलेशन का मतलब गांव में जितने किसान हैं उनके बारे में पता लगाना है, तो सभी किसानों को लिया जाए। अब सभी किसानों को लेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा, तो सभी किसानों को न छांटकर हम कुछ सैंपल प्रतिदर्श ले लेते हैं। जैसे आगे एक गांव में 900 किसान है तो उसमें से हमने 20 किसान छांट लिए। अब 20 किसान छांट लिए, अगर अटेंडम छांट लिए तो उसमें बड़े किसान भी होंगे, छोटे किसान भी होंगे, बीच के भी किसान होंगे, इसीलिए वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। वर्गीकरण की जरूरत इसलिए पड़ती है कि किसानों का हम ग्रुप छांट लें। और जो आंकड़े टेबुलेशन में इस प्रकार हैं, तो जैसे कुछ किसान होंगे बहुत छोटे किसान जिनके पास खेत जो है 0 से 1 हेक्टेयर के बीच में होगा, और ये आपके सबसे छोटे न्यूनतम किसान मार्जिनल किसान हो जाएंगे। 1 से 2 के बीच वाले हेक्टेयर वाले बीच के किसान हो जाएंगे, और 2 से अधिक हेक्टेयर वाले किसान बड़े किसान हो जाएंगे। तो देखिए ये 3 ग्रुप हो गया, इसी को हम वर्गीकरण करते हैं। अब इस वर्गीकरण के बाद हम सारणीयन करते हैं। तो सारणीयन क्या होता है? टेबुलेशन। टेबुलेशन में हम जैसे चार्ट बना लें कि ये किसान 0 से 1 वाले, 1 से 2 वाले,
और 2 से एबव वाले। अब इनके बारे में वीट में कितना होते हैं, ग्रैम में कितना होते हैं, ये टेबुलेशन की बात आ गई। तो ये तो नेचुरल बात है कि टेबुलेशन से पहले क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन का बस यही पूछा गया था कि सांख्यिकी में कोई आंकड़े एकत्र करते हैं तो पहले वर्गीकरण करते हैं या सारणीयन करते हैं, पहले क्लासिफिकेशन करते हैं या टेबुलेशन करते हैं। तो ये सामान्य बात है कि वर्गीकरण सारणीयन के पूर्व करते हैं, ये काम पहले किया जाता है। क्लासिफिकेशन का काम टेबुलेशन से पहले किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है टेबुलेशन के पहले किया जाता है। और क्लासिफिकेशन इस क्वेश्चन के संदर्भ में हमने आपको ये भी बताया कि वर्गीकरण क्या होता है और सारणीयन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है और टेबुलेशन भी क्या होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी तो हमें जानना चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे है, चौथा क्वेश्चन है, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबारता वर्णन करके दिया हुआ है। ये कुछ निम्नलिखित तालिका में 50 विद्यार्थियों के अंक प्रदर्शित करती है। अंक क्या है कि 200 से कम वाले विद्यार्थी संख्या में 12 हैं, 250 से कम वाले 26 हैं, 300 से कम वाले 34 हैं, 350 से कम वाले 40 हैं, 400 से कम वाले 50 हैं। टोटल ये जो है 50 विद्यार्थियों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 50 विद्यार्थियों का आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि 200 अंक और 300 अंक, 200 से ज्यादा और 300 से कम कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किया। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको हमने समझाया कि 200 से कम 12 लोग हैं, 250 से कम 26 है, 300 से कम 34 हैं, 350 से कम 40 है और 400 से कम 50 है। कुल विद्यार्थी आपके 50 है। तो आपको संख्या में बताना है कितने विद्यार्थी जो हैं, कितने विद्यार्थी 200 और 300 के बीच में, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा और 300 इसके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। संख्या आपको 38, 8, 12 और 22 दी है। अब यहां देखिए 200 से कम 12 विद्यार्थी हैं, तो इसकी बात हमें करनी नहीं है। ये संचयी बारंबारता में दिया है कि 250 से कम 26 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब 200 से ज्यादा 26 और 12 के बीच में है। तो 200 से अधिक विद्यार्थी हो जाएंगे आपके 26 माइनस 12, 26 माइनस 12, 26 माइनस 12। ये इसलिए हो जाएंगे कि 250 से कम 26 है, टोटल 26 250 से कम है और 200 से कम 12 है। तो 26 में से 12 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कि 200 से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं। 200 और 250 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 200 और 250 से बीच में कितने विद्यार्थी हैं। तो 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1। तो यह पता चल गया कि 200 और 250 के बीच में 14 विद्यार्थी। अब आगे चलते हैं। अब आपके 250 से 300 के बीच में, अब देखिए 300 से कम 34 विद्यार्थी हैं और 250 से कम 26 विद्यार्थी हैं। तो 34 में से 26 घटा दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी जो हैं 250 और 300 के बीच में। तो 34 में से अगर 26 घटाएं तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, एक हासिल ले लिया। तो अब आप टोटल हो गया 14 धन 8, 14 धन 8। तो इसका मतलब 200 से 300 के बीच में 14 धन
8 विद्यार्थी हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 8 12 7 से 22। तो इस तरह आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आपके 22 विद्यार्थी 200 से 300 के बीच में है। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा दिया और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो फटाक से पकड़ लेंगे। तो इस तरह हमारा कार्यक्रम चलता जाता है। अब आपका आते हैं हम 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मापों में कौन सी एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन। आपने पढ़ा होगा कि केंद्रीय सांख्यिकी के आंकड़े जो हैं, अगर आप पूरे 100 लोगों का डालेंगे कि इनका हाइट इतना है, इनका हाइट इतना है, तो इसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक क्लास है उनमें विद्यार्थियों की ऊंचाई की बात कर रही है तो एक सीमा तक होगी। तो एक सिंगल डेटा जो पूरे आंकड़ों को प्रदर्शित करती है, एक सिंगल डेटा जो पूरे आंकड़ों को प्रदर्शित करती है, उसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ऐसी माप है जो आपकी एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक सिंगल डेटा पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपका वेट की बात है, एक क्लास है, एक क्लास में अमूमन एक ही एज के विद्यार्थी रहते होंगे, तो उनका वेट जो है 40 से लेकर 60 के बीच में अनुमान होता होगा। तो अगर 50 स्टूडेंट है तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक सिंगल डेटा पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की बहुत सारे मेजर्स हैं, आपने पढ़े हुए होंगे। माध्य, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। तो ये सब एक सिंगल डेटा पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी माप को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। और दूसरे तरह का जो हम लेते हैं विक्षेपण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। विक्षेपण की माप हमें आंकड़ों का विचलन बताता है। विचलन का मतलब आंकड़ों का प्रभाव कैसा है। प्रवाह का मतलब आपका एक आंकड़े और दूसरे आंकड़े, तीसरे आंकड़े, चौथे आंकड़े में क्या फर्क है, वो विचलन बताता है। तो विचलन की भी बहुत सारी मापें हैं, आप जानते हैं। परास, रेंज, मानक विचलन, विचरण गुणांक। अब आपके इंट्रेंस में इस पे कई क्वेश्चन आते हैं, विक्षेपण की माप और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जैसा आपको बताया कि एक सिंगल डेटा पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है और उसका कारण भी बताया। तो और विक्षेपण की माप आंकड़ों का विचलन बनाती है। और तो विक्षेपण की परास, मानक, विचरण कई गुना होते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित मापों में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो अब इसमें अब इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो या तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी या विक्षेपण, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की माप होगी। तो आप देखिए कि इन मापों में समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ये माध्य विचलन या मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये किसकी माप है? विक्षेपण की माप है। तो इसका रिवर्स में बता दिया कि ये माध्य विचलन जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन की माप है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, और ये सब उत्तर गलत हो जाएंगे। माध्य विचलन जो है वो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। और ये आपका माध्य विचलन है किसकी माप? इंग्लिश में इसको मीन डेविएशन कहते हैं। माध्य विचलन को मीन डेविएशन कहते हैं। तो माध्य विचलन जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन की माप। अब इसी का रिवर्स आ जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी विक्षेपण की माप है, तो भी इसका उत्तर होगा। अब यही क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, जैसे यह है कि निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब ये जैसे लिखा है हरात्मक माध्य,
मान। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी के विक्षेपण की माप मिली। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ए परास, बी मानक विचलन, सी विचरण गुणांक, डी हरात्मक माध्य, इसमें कौन सी विक्षेपण की माप नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, विक्षेपण की माप कौन सी नहीं है, डी वाली जो है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एंट्रेंस में अक्सर आ रहा है, बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा सा अब लड़के जल्दी में समझ जाते हैं कि हमको बताना है कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जबकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आप फटाक से इसमें देखेंगे तो जान जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। तो इस तरह हम लोग इस तरह 5वां क्वेश्चन कर लिए, आगे और आते हैं। अब इसका 6ठा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। कौन सा एक कथन सही नहीं है। मानक विचलन प्रसरण का वर्ग होता है, मानक विचलन प्रसरण के बराबर होता है, मानक विचलन प्रसरण का प्रतिबिंब होता है, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। मानक विचलन का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन और प्रसरण का मतलब वेरिएंस अंग्रेजी में। तो मानक विचलन जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन की सबसे अच्छी माप बताई गई, क्योंकि इसमें सभी आंकड़ों का उपयोग होता है। मानक विचलन जो है स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे अच्छा बनाया गया है। और मानक विचलन है क्या, वेरिएंस, हर डेटा का हम वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे इसका वेरिएंस होता है, प्रसरण निकालने का तरीका है, प्रसरण निकालने का तरीका है आपका, प्रसरण निकालने का तरीका है, प्रसरण में क्या करते हैं, हम आंकड़ों का वर्ग करते जाते हैं, x1 स्क्वायर, x2 जैसे ये आंकड़े हैं इसका वर्ग करते जाते हैं और इसको जितने भी आंकड़े हैं उससे डिवाइड करते हैं। और मानक विचलन क्या होता है, इसी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसमें आप जैसे ये आपका ये है प्रसरण और इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानक विचलन का प्रसरण का वर्गमूल होता है। मानक विचलन जो है इसको एसडी से अगर शुरू करें तो ये आपका प्रसरण का वर्गमूल होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ, स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इस तरह उल्टा भी करके क्वेश्चन आ सकता है। अब इसे का क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसरण जो है मानक विचलन का वर्ग होता है, इसका उल्टा ही हो जाएगा। तो अब ये बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन सही है, मानक विचलन प्रसरण का वर्ग होता है, मानक विचलन प्रसरण के वर्ग के बराबर होता है, मानक विचलन प्रसरण का प्रतिबिंब होता है, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। तो मानक विचलन जो होता है प्रसरण का वर्गमूल होता है, और प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन का वर्ग होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। अब त्रिकोणमिति अनुपात की बात आती है, त्रिकोणमिति पे आपके यहां बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति और आप जो है हमारा वीडियो जो है आपके को त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल ही चुका है और चैनल पे भी उपलब्ध है, आस्था चैनल पे भी है और हमारे चैनल डॉक्टर राकेश कुमार सिंह AES CSA में भी है। तो त्रिकोणमिति आपका जो मेरा वीडियो है उसी को आप तैयार कर ले तो आपके एंट्रेंस की पूरी तैयारी हो जाती है, उसके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ये 7वां क्वेश्चन है, साइन और कोसाइन का मान किस डिग्री के लिए, किस अंश के लिए बराबर होता है। साइन और कोसाइन का मान किस डिग्री के लिए बराबर होता है। तो आप जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो इसका मतलब साइन और cos का मान 45 डिग्री के लिए बराबर होता है, 45 डिग्री के लिए बराबर होता है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी, 45 डिग्री के बराबर होता है। आपको हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं सारी वैल्यूज। देखिए साइन 0 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का होता है √2, 90 डिग्री का होता है 1। cos 0 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2 और cos 45 का होता है 1/√2, cos 60 का होता है 1/2 और cos 90 का होता है 0। 10 साइन बटे cos होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3, ये आपका 1/√2 और कट के 1, ये √3 और ये आपका हो जाएगा 1/0 तो इस तरह हम सभी ट्रिग्नोमेट्री का मान निकाल सकते हैं। तो साइन और कोसाइन का मान 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। साइन 45 का मान 1/√2 है और cos 45 का भी मान 1/√2। अब आपका हम 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्यामिति का है, कोऑर्डिनेट का है और सरल रेखा का क्वेश्चन से अनुपात का क्वेश्चन है। एक रेखा y अक्ष और x अक्ष पर क्रमशः P और Q बिंदु काटती है। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष पर क्रमशः P तथा Q बिंदु पर काटती है। यदि PR मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -5 हो तो तथा PQ के निर्देशांक तब क्या होगा? अब आप इसको देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्सिस होता है, आप जानते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज लाइन होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है और ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। तो ये बता रहे हैं कि कोई रेखा जो है क्रमशः y अक्ष पर P बिंदु और x अक्ष पर Q बिंदु पर कटती है। ये कोई रेखा है जो y अक्ष और x अक्ष को क्रमशः y अक्ष को P बिंदु पर और x अक्ष को Q बिंदु पर काटती है। तो अब रेखा का फर्स्ट पार्ट में या किसी पार्ट में ये बिंदु है। अब इसको फिगर देखें तो -2, 5 तो चौथे में आएगा, तो ये रेखा की स्थिति ये ना होके यहां बनेगी। देखिए ये रेखा है y अक्ष पर P बिंदु और Q बिंदु यहां कटती है। तो रेखा का जो एक्सिस के बीच में पार्ट है मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु इसमें R है, मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -5 दिए हुए हैं। 2, -5 दिए हुए। तो आपको P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने। आप जानते हैं कोई भी निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट रखते हैं तो पहले x अक्ष रखते हैं, फिर आपका y अक्ष रखते हैं। तो अगर कोई रेखा x अक्ष पे काट रही है तो y के निर्देशांक यहाँ 0 होंगे, क्योंकि यही निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो इसको हम मान ले रहे हैं x1, 0। x1 x एक्सिस का कोई निर्देशांक है और इसी तरह y अक्ष के निर्देशांक, कोई बिंदु अगर y अक्ष को काट रहा है, क्योंकि बता रहे हैं ना कि y अक्ष P बिंदु पे कटता है, तो उसके निर्देशांक में x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ये मान लीजिए y1। और आप जानते हैं कि अगर किसी रेखा में, आप जानते हैं अगर किसी रेखा में कोई मध्य बिंदु है
इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। ये 1:1 के रेशियो में है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बार इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2। तो आपको मध्य बिंदु निर्देशांक x एक्सिस 2 दिया है, ये 2,5 है, तो ये आपका 2 हो गया। अब ये बिंदु रख दीजिए, x1 का मान x1 है और x2 यहां पर 0 है अपान 2। ये आपका 2 क्यों दोनों का रेशियो लेते हैं तो x1 बराबर हो जाएगा आपका 4, x1 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब Q के निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट यहां 0 है, 4, 0। तो ये आपका आ गया 4, 0 आ गए आपके Q के निर्देशांक। तो 4, 0 के 2 आंसर हैं, तो A और B में कोई हो सकता है, लेकिन क्लियर तभी होगा जब हम P के लिए निर्देशांक निकालें। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए आपका y बार का फार्मूला मध्य बिंदु का होता है y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहां पर y1 की जगह 0 है और y2 की जगह है आपका y1 जैसा हमने माना है, ये 2 है और इसके निर्देशांक जो हैं आपके y बार दिया हुआ है -5। अब तीसरे पूरा कर दें तो y1 बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि y1 आपका x2 0 है, ये y1 है 0 -10। तो आपके निर्देशांक P बिंदु के हो गए 0, -10 और Q बिंदु के हो गए 4, 0। सारी स्टेप दी हुई है। ये वीडियो आप बार बार देख के रिवाइज कर सकते हैं, अगर जैसे ये लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन A, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, तो ये इस तरह आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। आगे हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। आज हमने 10 क्वेश्चन आपके रखे हैं, वैसे 20 आते हैं। ये भी आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। x अक्ष से बिंदु 6, 8 दूरी पर है। x अक्ष से बिंदु 6, 8 दूरी पर है। 1, 6, 8 कितनी दूरी होगी? तो फिर अब इसको हम भी उसी तरह करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालकर। अब आप देखिए, ये अक्ष है, अक्ष आप समझते हैं 0x y। कोई बिंदु जो है x अक्ष से 6, 8 बिंदु पर है। ये बिंदु है मान लीजिए P, इसके निर्देशांक दिए हैं 6, 8। तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते हैं 6 का मतलब x अक्ष पे दूरी इसकी 6 है और y अक्ष से दूरी 8 है। ये शो करता है 8। तो हमें इस बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो x अक्ष से दूरी 8 दिखाई दे रही है, तो x अक्ष से दूरी हो जाएगी 8 बार। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछता कि y अक्ष से दूरी क्या है, अगर पूछता y अक्ष से, ये x अक्ष से दूरी हो गया तो आंसर 8 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता y अक्ष से दूरी क्या है तो आंसर 6 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते होंगे, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम भूल रहा हो तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको डॉक्टर राकेश कुमार से USCSA में पूरा कंसेप्ट मिल सकता है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं 10 क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन हमने आपका क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चन दिया है, लेकिन एंट्रेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आगे के में स्टूडेंट ने जो स्मृति के आधार पे पिछले साल, ये 2022 में, अगर आप 2022 में अपियर हुए होंगे तो आपको याद होगा ये सब क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अगर आप एंट्रेंस यूपी कैडेट में हुए होंगे तो ये सब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है।
अब आगे के वीडियोस में हम आपको पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे और टॉपिक आपके सारे मौजूद हैं, चाहे आप डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ESCS से देखिए, चाहे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का आस्था चैनल देखिए, उसमें सारे कोर्स का वीडियो अवेलेबल है और आप उसको जब चाहे 10 बार 20 बार पढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो अब आस्था के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं और हम ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा आस्था कोचिंग में अवेलेबल हैं। मैं राकेश कुमार सिंह CSA का रिटायर्ड प्रोफेसर हूं। अब ये आपका 10वां क्वेश्चन त्रिकोणमिति पर बेस है, वो भी आपको बताते हैं। त्रिकोणमिति का सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बता रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 180 डिग्री है, तो कोण A का मान क्या होगा? tan 2a बराबर cot a माइनस 180 डिग्री है, तो A का मान क्या होगा? अब tan और cot का रिलेशन आपको हमारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा। डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ESCS से आपको मालूम है, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ESCS से यूट्यूब पे मेरा चैनल मौजूद है, उसमें बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसका रिलेशन होता है tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। आपको हमने बताया है कि यदि 90 270 से कोई त्रिकोणमिति अनुपात जोड़े या घटाए तो त्रिकोणमिति अनुपात बदल जाता है। tan का cot हो जाता है, cot का tan हो जाता है, sin का cos हो जाता है, cos का sin हो जाता है, sec का cosec हो जाता है, cosec का sec हो जाता है और चिन्ह जो है चतुर्थांश के अनुसार बदलता है। ये कंसेप्ट चतुर्थांश पे बेस, इस कंसेप्ट पे बेस एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जरूर आप पढ़ें। तो अब इसमें निकालना है, तो इधर काट है तो इसको हम या चाहे इधर वाले को tan में बदल लें, यहां बदलना आसान है कि सिंगल है, तो यहां थीटा की जगह 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, इस वाले फार्मूले से tan इक्वल टू cot 90 माइनस 3। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी cot a माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे कि cot दोनों तरफ है, तो ये cot हटा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 2a एंड दिस वन a माइनस 180 डिग्री। तो अब ये जो है, अब यहां इन्होंने दे दिया है कि 2a न्यून कोण है, तो यहां भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। न्यून कोण हमेशा आपका जो है, न्यून कोण जो है 90 से कम होता है, 90 से कम होता है, न्यून कोण 90 से कम होता है। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 180 डिग्री, इधर इसको ले आएंगे ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 3a। ये बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब ये आपका जो है 180 एंड दिस वन, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270, 270 क्यों? 3a, 3a हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री, क्यों? a बराबर 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में 90 जो है न्यून कोण तो है नहीं, क्यों? तो ये क्वेश्चन जो है लड़कों ने जो हमें बताया उस स्मृति से ये गलत था। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, इसको काट दे रहे हैं, यहां था cot a माइनस 118 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ये क्वेश्चन ये था, और cot a माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत था, ये इधर आ जा रहा था तो प्लस हो जा रहा था, इससे कट जा रहा था, तो अब ये आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा
इसको काट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा काट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग करेगा आपको। ये फार्मूला एक्चुअल में क्वेश्चन जो था काट a माइनस 18 डिग्री था। अब यहां पर हमारा जो था 10 ये क्वेश्चन अब ये था 10 2a बराबर काट a माइनस, तो ये सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि न्यून कोण हमेशा 90 से कम होता है। तो अब इसको जब बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा काट 90 माइनस 2a और यहां हो जाएगा काट a माइनस 18। अब काट दोनों तरफ का हटाएंगे तो यहां आपका हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, a माइनस 18। तो ये आपका इधर ले आएंगे तो 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा 100। ये 90 इसको इधर ले आया तो 18 हो गया और ये इधर आएगा तो 3a हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 108 डिग्री बराबर 3a। तो a बराबर क्या होगा 108 डिग्री बटे 3। आपको हमने बताया है कि 3 से 108 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो आप देखेंगे कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से जोड़ने पर विभाजित होता है तो होगा। तो 8 और 1 9, तो ये 3 से विभाजित होगा। तो ये हो गया 3 त्रिका 9 और 3 छक 18। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो एक्चुअल में क्वेश्चन एक गलत नोट था। यदि 10 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, तो 2a एक न्यून कोण है, तो अगर न्यून तो उस हिसाब से आ ही नहीं रहा था। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है 10 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। तो 10 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री है और ये चीज आपको दे दी थी ना न्यून कोण, और न्यून कोण हमेशा 90 अंश से कम होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको हमने यहां पर देखिए लिख दिया 10 2a को काट 90 माइनस 2a और ये आपका था दोनों तरफ का काट हटा दिया तो ये 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 90 प्लस 18 3a। अब ये आपका हो जाएगा 108 3a, a बराबर 108 बटे 3 30 डिग्री। अब 30 डिग्री इसमें आंसर दिया भी हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा d इक्वल टू 36 डिग्री। तो अब आपके 20 क्वेश्चन आए थे, उसके 10 क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया वो आपको हमने हल किया। ये 2020 का था। तो अब इस तरह आप इसको तैयार रखिए और आगे अपनी एंट्रेंस की तैयारी करिए। ये देखिए मिस क्वेश्चन किस तरह आते हैं ये आपको बता दिया और सरल रेखा इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। आगे के वीडियो में हम इस तरह कराते रहेंगे। ये 2022 का आपका पहला पेपर 2022 यूपी एंट्रेंस में जो आया था यूपी कैटेट में, वो आपको हमने कराया। पीछे आपको हम बोर्ड के पेपर भी करा रहे हैं, आपके बोर्ड की भी तैयारी कराएंगे और यूपी कैटेट के भी कराएंगे। और आगे जब आप बोर्ड से फ्री हो जाएं तो आपको हम रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन आस्था के थ्रू सारी क्लासेस डालते रहेंगे। धन्यवाद।